नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक़, किस्त नंबर 16। आसपास लोगों का एक जमे गफ़ीर था। फ़ातिमा भागने के अंदाज़ से वहाँ आकर उस्मान के सर को अपने घुटनों पर रखे उसे उठाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। रोते हुए इसका दुपट्टा भी सर से ढलक कर इसके शानों पर गिर चुका था, जिसे इसने संभालने की कोशिश न की, क्योंकि अगर होश होता तो वो ये सब करती ना। वो तो दीवानावार इसे छूती अपने सारे हवास खो चुकी थी। उस्मान को आवाज़ें देने के साथ साथ इसको शानों से थामे ज़ोर ज़ोर से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ उस्मान उठें, ना देखें आपकी फ़ातिमा रो रही है। आपसे तो मेरा एक आंसू नहीं देखा जाता। वो इतने आंसू देखकर भी नहीं उठ रहे। फ़ातिमा रोते हुए हकलाने के अंदाज से कहती, इसके ज़ख्मी सीने को कपकपाते हाथों से छूने की कोशिश कर रही थी। बेटी संभालो खुद को, इनको अस्पताल लेकर चलते हैं। अचानक एक उम्र रसीदा अंकल की संजीदा आवाज़ पर फ़ातिमा ने होश का दामन थामा। इतनी देर में रेस्क्यू एहलकार भी वहाँ आ चुके थे। उन्होंने उस्मान के ज़ख्मी वजूद को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। फ़ातिमा भी उस्मान का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थामे इसी एम्बुलेंस में बैठ गई। वो एक लम्हे के लिए भी इसके चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा रही थी। आपको कुछ नहीं होगा उस्मान, आपको अपनी फ़ातिमा के लिए जीना होगा, प्लीज़ ईमान। फ़ातिमा उस्मान का हाथ पकड़े आंसुओं समेत रोते हुए मसलसल यही अल्फाज विरद की सूरत में बोले जा रही थी। उस्मान को इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। इससे रेस्क्यू एहलकारों ने नज़दीकी अस्पताल में लाकर सीधा आईसीयू में शिफ्ट किया था। फ़ातिमा आईसीयू के बाहर खड़ी उस्मान की सलामती की दुआएं मांग रही थी। इसके हाथ में मौजूद पर्स और फ़ोन भी कहीं रास्ते में ही गिर चुका था। भाभी उस्मान कहाँ हैं? जेडी और ज़ियान तकरीबन भागते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुँचे थे। उस्मान से बात करते हुए ज़ियान और जेडी आज के दिन इसे लाजमी घर पर रहने की ताकीद कर ही रहे थे, मगर उस्मान के कुछ कहने से कबल ही एक ट्रक ने इसकी कार को ज़ोर-आवर टक्कर दे मारी। अचानक फ़ोन के स्पीकर में इतनी फायरिंग के शोर की आवाज़ सुनकर जेडी के हाथ से फ़ोन नीचे गिरते गिरते बच गया और फिर वो दोनों वहाँ से भागकर अस्पताल पहुँचे थे, क्योंकि चलते फ़ोन को देखकर किसी राहगीर ने इन्हें संदोखनाक वाक़े का बता दिया। वो उस्मान अंदर आईसीयू में, उनको बहुत चोटें आई हैं भाई, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। फ़ातिमा को ज़ियान और जेडी का पहले से पता था, इसलिए इनके पास आकर इन्हें रोते हुए सारी सूरत हाल बताने लगी। जी भाभी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह उस्मान सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ज़ियान तो फ़ातिमा की पूरी बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखता खुद भी रो दिया था, जबकि जेडी ने फ़ातिमा की बिगड़ती हालत को देखकर इसके सर पर प्यार देकर तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की, वरना इसका दिल तो अंदर से किसी ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था, जिसको ना मौत आ रही थी और ना ही ज़िंदगी को सुकून मिल रहा था। आई एम सो सॉरी, ही इज़ नो मोर। आईसीयू की लाइट्स बंद होने पर सीनियर डॉक्टर ने कमरे से बाहर आकर मगमूम लहजे में कहकर इन तीनों के सर पर परेशानी का नया बम फोड़ दिया था। बाकी गोलियां तो निकाल दी थी, मगर जो गोली इनके सीने पर लगी उसने उनका हार्ट बुरी तरह डैमेज कर दिया था। और फिर डॉक्टर ने इन तीनों के सर पर एक ही झटके में क़यामत बर्पा कर दी। फ़ातिमा डॉक्टर के बाकी मंद अल्फाज अपने मुंह पर हाथ रखे स्पॉट चेहरे के साथ सुनती रही। ज़ियान ने रोते हुए बेबसी के आलम में अपना सर दीवार के साथ टिका दिया, जबकि जेडी अपना सर हाथों में थामे पास मौजूद बेंच पर बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। फ़ातिमा नफ़ी में सर हिलाती भागने के अंदाज से अंदर गई और नर्स का हाथ फ़ौरन पीछे झटक दिया, क्योंकि वो उस्मान को डेड बॉडी समझकर इसके चेहरे पर सफ़ेद चादर डाल रही थी। उस्मान, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, प्लीज़ उठें। मुझे पता है आप मुझे तंग करने के लिए ऐसे कह रहे हैं, प्लीज़ एक दफ़ा बोलें, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, प्लीज़ उस्मान। फ़ातिमा इसको शाने से पकड़कर पूरे ज़ोर से हिला रही थी, मगर उस्मान फिर भी नहीं उठ रहा था। अगर उसमें ज़िंदगी की ज़र्रा बराबर भी रमक होती तो फ़ौरन उठ जाता, क्योंकि उसकी फ़ातिमा से इतनी शिद्दत से पुकारे और वो ना उठे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आज वो मौत के हाथों मजबूर होकर बस चुपचाप लेटा हुआ था। फ़ातिमा हिज़यानी अंदाज में चीख चीख कर बोलती इसके सीने पर अपना सर रख रही थी, ताकि इसकी दिल की धड़कन सुन सके। उस्मान भाई, ज़ावियार के हलक से सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई। अख्तर साहब और ज़ावियार उस्मान को इस हालत में देखकर अंदर तक लर्ज़ उठे थे। अख्तर साहब के सीने की बाइनी साइड पर एकदम दर्द की शदीद टीस उठी थी, मगर उन्हें इस वक्त अपने दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सोनिया बेगम भी फ़ातिमा की इस हालत पर कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बेहतियार नम होने से रोक नहीं पाई थी। शाह मामू, छोड़े मुझे, मेरे भाई से मिलना छोड़े मुझे। शमसा अपने मामू से ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाकर अंदर जाने के लिए फरियाद रसी कर रही थी। वो इस वक्त बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। इसके इस तरह रोने पर ज़ियान और जेडी भी इस छोटी लड़की को एक पल के लिए नज़र उठाकर देखने लगे, जो अपना हाथ छुड़वाकर तेज़ कदमों से भागकर अंदर जा चुकी थी।
आईसीयू से फातिमा और शम्सा के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। मजबूत असाब के मालिक होने के बावजूद जेडी और जियान भी इस वक्त खुद को संभालने के चक्कर में ज़बत की इंतहा को पहुंच चुके थे। इनका जिगरी यार, बेहतरीन दोस्त, उस्ताद, सब कुछ उस्मान ही तो था। वो कैसे खुद को हैंडल कर रहे थे ये सिर्फ वही जानते थे, वरना इनका दिल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। अख्तर साहब की फैमिली के यहाँ आने से पहले तक वो दोनों अंदर खड़े फातिमा को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, मगर फातिमा किसी तौर हाथ नहीं आ रही थी। जब अख्तर साहब की फैमिली आ गई तो वो दोनों वहाँ से निकलकर कॉरिडोर में आ गए। जेडी ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुश्तमा करके सारे इंतजाम किए थे। उस्मान की डेड बॉडी को उस्मान के फ्लैट पर लाया गया था। रिफ़त आपा और हसन साहब अपनी दोनों बच्चियों समेत यहाँ आ चुके थे। इस नागहानी आफत पर सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फातिमा भूले से भी उस्मान का हाथ नहीं छोड़ रही थी। वो किसी बच्चे की माँ इसका हाथ पकड़े हुए थी ताकि वो इसको अकेला छोड़कर यहाँ से जा ना सके। आमना बेगम, रिफ़त आपा और फातिमा दोनों को संभाला देने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर इन दोनों की तो सारी दुनिया ही लूट कर रह गई थी, क्योंकि इन दोनों ने ही उस्मान को टूट कर चाहा था। उस्मान ने भी तो इन्हें पलकों पर अपनी बिठा रखा था। जब उस्मान की बॉडी को ले जाया गया था, फातिमा शिद्दत से रोते हुए बेसुध होकर गिर पड़ी थी। इसे अगले दिन जाकर होश आया तो वो घर के हर एक हिस्से में जाकर उस्मान को ढूंढ रही थी और बिलाहर थक आकर मुंह फुलाते हुए झूले पर आकर बैठ गई। वो जानती थी उस्मान इसे मनाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि वो जब कभी भी उस्मान से नाराज़ होती वहाँ जाकर बैठ जाती, जिस पर उस्मान को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता था कि फातिमा इस वक्त इससे किसी बात पर नाराज़ है। वो झूले पर इसके साथ बैठकर इससे ढेरों बातें करके इसको मना लिया करता था। आज भी वो इसी उम्मीद पर वहाँ आकर बैठ गई थी। बाकी सब अपने अपने घरों को जा चुके थे, क्योंकि अख्तर साहब ने रिफ़त आपा को रोते देखकर इसके सर पर प्यार देने की कोशिश की तो वो शदीद गुस्से के आलम में फ़ौरन वहाँ से चली गई थी। इन्हें लगा था ना वो उस्मान को अख्तर साहब के पास ज़बरदस्ती भेजती और ना ही आज उस्मान के साथ ये सब हादसा हुआ होता। अख्तर साहब अपनी बेटी के इस कदर सर्द अंदाज पर दिल बर्दाश्ता होते वहाँ से चले गए थे। हया और मरियम को हसन साहब जनाजे के फ़ौरन बाद घर ले गए थे, क्योंकि हया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अपने उस्मान मामू को इस हालत में देखकर वो अपने हवास खो गई थी, इसलिए हसन साहब इसको लेकर हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने बच्चों की देखभाल खुद करते हुए रिफ़त बेगम को फातिमा के पास ही छोड़ दिया था। सोनिया बेगम ज़ावियार को भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई थी। कुछ दिनों तक शम्सा के बेहद इसरार पर अख्तर साहब इसके साथ आते रहे, मगर फिर ना चाहते हुए भी वो रिफ़त और फातिमा का सामना करने से कतराने लगे थे। कुछ दिनों बाद सोनिया बेगम ने शम्सा की तबीयत ख़राब हो जाने के डर से इसको भी यहाँ लाने से साफ मना कर दिया था। आमना बेगम रिफ़त आपा का भी ख्याल रख रही थी और साथ साथ अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद फातिमा को भी देख रही थी, जो इस वक्त उस्मान के इस दुनिया से चले जाने का किसी तौर यकीन नहीं कर रही थी। जो कोई भी इसको समझाने की कोशिश करने लगता उसको गुस्से से डबट कर रख देती थी। मेरा उस्मान मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता, आप देखना वो बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगा। वो अपनी फातिमा से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। 7 दिन गुजर चुके थे, मगर फातिमा अभी भी ये सब कहते हुए उस्मान के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। फातिमा इन 7 दिनों में नीम पागल हो चुकी थी। रिफ़त आपा हर दूसरे दिन बाद चक्कर लगाती थी। रिफ़त आपा भी इसको संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इनसे किसी किस्म की बदतमीज़ी करने की बजाय चुपचाप वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती थी। ऐसे करते करते पूरा 1 साल गुजर चुका था, मगर फातिमा की हालत अभी तक जूं की तूं ही थी। फातिमा मेरी जान, अब तो 1 साल होने को, अब तो यकीन कर लो उस्मान हमारे साथ नहीं रहा। फातिमा उस्मान की शर्ट की खुशबू को महसूस करके हलक के ज़रिए अपने अंदर उतार रही थी कि अचानक आमना बेगम ने दरवाज़ा खोलकर इसको इस हालत में देखा तो इनका दिल खून के आंसू रो दिया। मामा, उस्मान कहीं नहीं गया, आप इस शर्ट को देखें, इसमें मुझे उस्मान की खुशबू अभी तक रची बची महसूस हो रही है। इस कमरे में देखें, हर जगह पर उस्मान मौजूद है। बाहर आएँ, ये टीवी लाउंज के सोफ़े पर उस्मान मौजूद है। बाहर लॉन में हर रोज़ मेरे साथ वॉक करता है। इस घर के एक एक कोने में उस्मान मौजूद है। ईमान, फातिमा आज पूरे 1 साल बाद दीवानावार मुसलसल बोलते चली जा रही थी। और सबसे बड़ी बात मामा, वो मेरे दिल के अंदर आज भी मेरी धड़कनों की तरह ज़िंदा। मैं कैसे यकीन कर लूँ मेरा उस्मान मेरे साथ नहीं रहा? वो तो मेरे साथ हर लम्हा हर पल मौजूद है मामा। फातिमा आमना बेगम का हाथ थाम कर पूरे घर का चक्कर लगा चुकी थी। आमना बेगम की आंखों में ये सब देखकर आंसुओं का सेल जारी हो गया था, क्योंकि उस्मान जैसा हीरा बेटा उन्होंने भी पाकर खोया था, और इनकी बेटी ने तो इस कमरूमनी में बेवगी का रोब भी देख लिया था। इन्हें इस वक्त फातिमा का ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं लग रहा था। तभी घर में डोल बैल की आवाज़ गूंजने पर आमना बेगम शिकस्ता अंदाज में आगे बढ़ते हुए दरवाज़ा खोलने चली गईं। कैसी हो फातिमा? रिफ़त आपा आज फिर फातिमा का हाल दरियाफ्त करने आई थी। हालांकि इस घर में आना इन्हें बहुत मुश्किल अमर लगता था, क्योंकि यहाँ आकर इन्हें उस्मान की कमी बुरी तरह खलती थी। मैं ठीक हूँ आपा, फातिमा ने सर झुकाकर सरगोशी नुमा आवाज़ में जवाब दिया। रिफ़त आपा आया और मरियम के बारे में इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करके इसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही, मगर फातिमा स्पॉट चेहरा लिए सामने लगी उस्मान की तस्वीर को ही साकत निगाहों से देखती रही।
कुछ देर बाद रिफ़त आपा फ़ातिमा के पास से उठकर आमना बेगम के पास आ गई थी, जो इस वक्त सोफ़े पर अपना सर हाथों में थामे परेशान अंदाज में बैठी हुई थी। आमना आंटी, आप परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता फ़ातिमा भी समझ जाएगी। आप उसको हमारे घर ले आएँ। माहौल तब्दील होने से शायद इसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाए, क्योंकि यहाँ रहकर तो वो हर वक्त उस्मान को याद करती रहेगी। फ़ातिमा को इस घर की हर एक चीज़ में उस्मान की याद बार बार आती होगी। रिफ़त आपा की आंखों में भी उस्मान की बात करते हुए आंसू आ गए थे, मगर वो खुद को संभाल कर फ़ातिमा को संभाला देना चाहती थी, क्योंकि ये लड़की उस्मान की मोहब्बत थी, जिसको उसने बहुत दिल से चाहा था। रिफ़त बेटा, मैं तो सोच रही हूँ हम अपनी हवेली वापस चले जाते हैं। वहाँ पर फ़ातिमा बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, दोबारा से उनको पढ़ाना शुरू करेगी तो शायद इस तरह इसका ध्यान बढ़ जाए। आमना बेगम ने पुरसोच कैफियत में घिरी रिफ़त का हाथ थाम कर कहा, वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन फ़ातिमा नहीं मानेगी, और वैसे भी वहाँ कहीं फ़ातिमा के लिए सिक्योरिटी का कोई मसला ना क्रिएट हो जाए। रिफ़त आपा ने सिक्योरिटी सूरत हाल का खदशा ज़ाहिर किया था। कुछ नहीं होता बेटा, ये तो मुझे आज समझ आ ही गई है, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है, चाहे फ़ातिमा यहाँ रहे या वहाँ। आमना बेगम ने अपने आंसू साफ करते अज़ियत से पुर लहजे में कहा, जी आंटी, जैसे आप मुनासिब समझें, लेकिन आप लोग मुझसे मुसलसल राब्ते में रहिएगा। अगर कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रिफ़त आपा वहाँ से उठकर फ़ातिमा के सर पर प्यार करने के बाद वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनसे ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका जा रहा था। इन्हें हर जगह उस्मान की मौजूदगी का गुमान बार बार गुजर रहा था। ये सब देखकर उनका ज़बत उनका साथ छोड़ रहा था, वो फ़ातिमा के सामने किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। फिर कुछ दिनों तक आमना बेगम ज़बरदस्ती फ़ातिमा को अपने साथ लेकर इस फ्लैट को लॉक लगाती वापस अपनी पुरानी हवेली आ गई थी। काएँ 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 झूले पर बैठी बेआवाज़ आंसुओं से रोती फ़ातिमा कौवों के गोल की लगातार शोरीदा आवाज़ों से माजी से निकलकर वापस हाल में आई थी। उस्मान, मुझे लगता था मैं आपके बगैर एक पल भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, लेकिन मैं तो आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी ज़िंदा हूँ। उसके लहजे में कतई यासियत दर आई थी। क्या मैं ज़िंदा हूँ? फ़ातिमा के अंदर से एक तलख आवाज़ सवाल बनकर उभरी थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके चेहरे से बरसों की थकान वाज़िह नज़र आ रही थी। जब जब वो अपने माजी के सफ़र को याद करती, कुछ अरसे तक इसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बचती थी। आज भी अचानक अफ़ान के हाथ के लमसने से बेहतियार उस्मान की याद फिर से दिला दी थी। टेरेस पर खड़ा अफ़ान, जो ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आया था, सामने लॉन का मंजर देखकर इसकी निगाहें कुछ पल के लिए पीछे हटने से इनकारी हो गई थी, क्योंकि फ़ातिमा अपने सादा से जाज़बे नज़र हुलिये में झूले पर बैठी, चेहरे पर किसी किस्म का हिजाब लपेटे बिना आंसुओं समेत मुसलसल रोए जा रही थी। इसका चेहरा आंसुओं से तर होकर सुर्ख पड़ चुका था। उस्मान उसको इस कदर बुरी तरह रोता देखकर खुद से शर्मिंदा हो गया, क्योंकि इसे लगा कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसका दिल बुरी तरह दुखा है। वो अभी वहीं खड़ा इसे ही साकत निगाहों से देख रहा था कि फ़ातिमा आमना बेगम की तबीयत के पेश नज़र लॉन से उठकर धीमी चाल चलते हुए टैक्सी में वापस चली गई। अफ़ान बेहतियार इसके भीगे चेहरे को अक्स की सूरत में याद करता वापस अपने कमरे में आ गया था। जाने क्यों इस लड़की की आंखों के बहते आंसुओं ने इसके दिल की धड़कनों में एक अजब इर्ताश बर्पा कर दिया था, जिस पर काबू पाने के लिए इसने फ़ाइल को खोलकर इस पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। हा हा हा, पाशा, क्या खबर सुनाए। यकीन जानो मेरा दिल बाग बाग हो गया ये खबर सुनकर। नासिर मलक फ़ोन के स्पीकर से कबीर पाशा की आवाज़ सुनकर बुरी तरह कह लगाकर हंस रहा था, क्योंकि जो खबर पाशा ने इसको सुनाई थी उसने नासिर मलक को हद से ज़्यादा खुश कर दिया था। मुबारक हो मलक साहब, आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आज सिरे से ही हट चुका है। कबीर पाशा ने भी खुश होकर नासिर मलक को मुबारकबाद दी, क्योंकि उनके बनाए गए प्लान के मुताबिक उन्होंने एक गुमनामी ट्रक लिया और इसमें अपने 2 माहिर टारगेट किलर बिठाकर उस्मान पर गोलियां चलवा दी थी। मैंने प्लान ही ऐसा बनाया था पाशा, इन पुलिस वालों को लगा कि मैं इसकी बहन या बीवी में से किसी एक पर अटैक करूंगा। हाँ, इसलिए वो बेचारा किसी साए की तरह इनके साथ साथ रहने लगा, मगर मैंने तो ये तुर्क का पत्ता फेंका इसलिए था कि इसका ध्यान अपनी तरफ से बढ़ जाए और मैं सीधा इस पर अटैक कर दूँ। नासिर मलक ने अपने खुफिया ऑफिस में बैठकर तमस्कराना अंदाज में हंसते हुए अपने प्लान को वाज़ेह अल्फाज में दावत दी। वाकई बॉस, कमाल कर दिया आपने तो, एक तीर से 2 शिकार कर लिया। कबीर पाशा भी अपने बॉस की जहानत को दिल से मान गया। हाँ हाँ, आज तो मज़ा आ जाएगा। पिछले 3 महीनों से मैं अंगारों पर लौट रहा हूँ और वो कमीना मेरी पसंद की लड़की से शादी करके मज़े कर रहा था। इसका अंदाज़ तहकीर अमेज़ लग रहा था। मैंने इसको बहाने से कितनी बार वार्न भी किया, मगर वो नहीं माना, और देखो आज नासिर मलक से पंगा लेना इसको महंगा पड़ गया। अगर मेरी बात मान लेता तो आज इसे यूं जान से हाथ ना धोना पड़ता। नासिर मलक में के लहजे में उस्मान के लिए वाज़ेह नफ़रत झलक रही थी। बॉस, मेरे ख्याल से मुझे और आपको कुछ टाइम के लिए इस मंजर से रूपोश हो जाना चाहिए। कबीर पाशा ने जद संजीदा लहजे में अपनी बात शुरू की। क्यों?
नासिर मलिक ने फ़ौरन एक अप्रोच करते हुए वजह पूछी। क्योंकि बॉस, अभी तो इसके साथी पुलिस वाले इसके कफन दफन में मसरूफ़ हैं। अगर इन्हें ज़रा सा भी होश आ गया तो किसी भूखे शिकारी की तरह हमें ढूंढ कर हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए मेरी बात माने, मैंने आज रात की टिकट्स बुक करवा ली। हम यहाँ से कुछ अरसे के लिए निकल जाते हैं। कबीर पाशा ने होश का दामन थामते हुए समझदारी का मुजाहरा किया और इस मंजर से हटना चाहा ताकि इन पर किसी का शक न गुजरे, और अगर किसी को शक गुजरे भी तो वो लोग यहाँ मौजूद ही ना हो। इन्हें लगा था थोड़े टाइम के बाद लोग इस हादसे को खुद ही भूल जाएंगे, मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी जिसका खुमियाजा इन्हें जल्द या बदेर बिलाकर भुगतना ही होगा। ठीक है पाशा, अपने चंद खास आदमियों को मेरे ऑफिस भेज देना मुझे लेने के लिए। नासिर मलिक को भी इसकी बात दिल पर लगी थी, इसलिए वो लोग रात के अंधेरे में ही निकल गए थे। इसने अपने चंद भरोसामंद आदमियों को बताया और बाकी सबके सामने जिक्र ही ना किया ताकि वो लोग पुलिस के डंडे के डर से सब कुछ उगल ही ना दें। उस्मान के जनाजे से पहले ही उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान से रूपोश होकर किसी फ़ॉरेन कंट्री चले गए। थैंक्स आंटी। मुलाजमा ने नाश्ते की डिश अजलान और जैनी के सामने रखी तो अजलान ने आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए बाकायदा इनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो जवाबन अजलान के सर पर प्यार से हाथ रखने के बाद इस बात में सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई थी। अजलान ने इस दिन के बाद से ज़ैनब को कुछ कहा तो नहीं था, मगर चुपचाप इसकी हर ज़रूरत का ख्याल खुद ही रख रहा था। वो शूटिंग पर जाने से पहले इसको नाश्ता करवाता और फिर मुलाजमा से दोपहर के खाने का भी फ़ोन करके पूछ लेता था। अलबत्ता रात का खाना वो फिर आकर इसके साथ ही खाता था। ज़ैनब जल्दी खाना खाएं, फिर मेडिसिन भी लेनी है आपने। अजलान ने इसे हनूज सोचों में गुम प्लेट में यूं ही चम्मच हिलाते देखा तो इसे नरम लहजे में टोक दिया, जिस पर जैनी भी ने अपना झुका सर उठाकर इसको खाली खाली निगाहों से देखा और फिर इसके कहे मुताबिक चुप सादे आमलेट का पीस उठाकर बमुश्किल हलक से उतारने की कोशिश करने लगी। वो हर काम किसी रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर किए बिना कर रही थी। अगर अजलान इसको कहता कि सो जाएं ज़ैनब, बहुत रात हो गई है, तो वो सो जाती। अगर कुछ खाने का कहता तो वो चुपचाप खाने लग जाती थी। वो हर किस्म के एहसास से आ रही किसी रोबोट मशीन की तरह काम कर रही थी। ये मेडिसिन भी खा लें। अजलान ने चंद एक नवालों के बाद जैनी को नाश्ते की प्लेट से हाथ पीछे करते देखा तो फ़ौरन इसके सामने पानी का गिलास और मेडिसिन एक छोटी प्लेट में रख कर दी, जिसे इसने फिर मेकान के अंदाज में गिलास पकड़कर टैबलेट खा लिया। फिर बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर अगले ही पल अजलान की नरम आवाज़ ने इसके बढ़ते कदम अपने मजबूत हिसार में जकड़ लिए और वो वहीं रुक गई। रुकें ज़ैनब। ज़ैनब को अपने झुके सर के साथ आज़ाद खामोश खड़े पाकर अजलान ने अपनी नशिस्त से उठकर एक नज़र इसके चेहरे पर दौड़ाई और फिर गहरा सांस भरते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। ये क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लें और कहीं बाहर जाना हो तो ड्राइवर से कहिएगा, वो आपको बाहर ले जाएगा। अजलान ने कार्ड इसके हाथ में थमाने की बजाय इसके सामने मौजूद टेबल पर रख दिया था, जिस पर जैनी बिना कुछ कहे इस कार्ड को पकड़ती वापस अपने कमरे में चली गई थी। अजलान की निगाहों ने जैनी का दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि वो इसकी निगाहों से ओझल ना हो गई। वो अंदर ही अंदर इसके रवैये पर अजहद परेशान होकर रह गया था, क्योंकि वो पिछले काफ़ी दिनों से बिल्कुल ही चुप सा गई थी। मशीन की तरह जो काम कहा जाता वो चुपचाप कर लेती थी। कुछ ही मिनटों के बाद अजलान ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो फ़ौरन अपना मोबाइल और वॉलेट लेकर घर के दाखिली दरवाजे से बाहर आ गया था। सर, कार स्टार्ट करूं? ड्राइवर ने मुस्तैदी से आकर अजलान से इजाज़त चाही। ड्राइवर की आवाज़ पर अजलान ने मोबाइल से निगाहें हटाकर इसे कहा और फिर आकर कार के खुले दरवाजे से अंदर बैठ गया। इशफाक, अजलान ने अजहद गंभीर लहजे में ड्राइवर को मुखातब किया। जी सर। शाम के वक्त तुम जैनब मैडम को बाहर किसी नज़दीकी पार्क में ले जाना, और हाँ, अगर वो बाहर जाने से मना करे तो उन्हें कह देना ये मेरा ऑर्डर है। अजलान को जैनब के माहौल में तब्दीली के लिए यही एक वाहिद हल सूझा, इसलिए इसने ड्राइवर को रोज़ पार्क ले जाने का हुक्म दे दिया, जिस पर इशफाक ने जी बेहतर सर कहकर इस बात में सर हिला दिया। अफ़ान भाई, कैसे हैं आप? अजलान ने कार में बैठे बैठे अचानक अफ़ान से बात करने का सोचा और फिर फ़ोन डायल करके अपना सर आरामदाह अंदाज में सीट की पुश्त पर टिका दिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता चला था कि तुम भी कराची पहुँच चुके हो। कैसे हो तुम और जैनी कैसी है? अफ़ान अभी इसे फ़ोन मिलाने लगे थे कि अजलान का फ़ोन आ गया, इसलिए वो खुशी और हैरत से मिले जुले तासरात समेत इससे बात करने लगे। जी भाई, कुछ दिन पहले ही पहुंचा हूँ, मगर यहाँ दोनों मूवीज़ की शूटिंग इस कदर तेज़ी से हो रही है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। आज ज़रा टाइम मिला तो मैंने सोचा पहले आपसे ही बात कर लूँ। अजलान ने थोड़ा बिजार लहजे में अपनी हेक्टिक रूटीन का अफ़ान को बताया। जैनी की बाबत पूछने पर भी वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया था। कोई बात नहीं यार, मैं तो खुद उधर आने लगा था, मगर ये तुम्हारा दोस्त अयान है ना, ये भाई कम ब्लैकमेलर ज़्यादा, इसने फिर से रोक लिया मुझे। अफ़ान भाई अब आहिस्तगी से मुस्कुराते अयान की ब्लैकमेलिंग का बता रहे थे, जिस पर अजलान ने अपने सबसे करीबी दोस्त को याद करके जाने कितने दिनों बाद दिल से मुस्कुरा दिया था। ब्लैकमेलिंग कैसे? अजलान ने जवाबन ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा। यार, फिर से वही सब बातें कहने लगा कि वो आपका सगा भाई है ना, इसलिए इसके आने का सुनते ही यहाँ से अपने इस भाई को छोड़कर जा रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ।
और भी पता नहीं इसने क्या क्या कहा था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। इस वक्त तुमसे बड़ा एक्टर वो मुझे लग रहा था। अफान भाई ने हंसते हुए अयान की ब्लैकमेलिंग का सारा वाक़या दोहरा दिया, जिस पर अजलान भी बेसाता कहका लगाकर हंस दिया था। वो शुरू से ही ऐसा भाई, लेकिन आपकी बहुत इज्जत करता है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह। अजलान के लहजे में अयान के लिए वाज़िया मोहब्बत और शगुफ्तगी नज़र आ रही थी। इसीलिए तो होटल के बजाय यहाँ इस घर में रह रहा हूँ, क्योंकि वो इतने दिल से कहता फिर मुझसे इनकार नहीं हो पाता। अफान भाई ने मुस्कुराते हुए तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जी भाई ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखिए, मैं सेट पर पहुँच चुका हूँ, बाद में बात करते हैं। अजलान ने इन्हें अपना ख्याल रखने का कहा और फिर फ़ोन रखते हुए खुद सेट पर आ गया। ज़ैनब कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़े बेड पर ही सोचों में गुमसुम बैठी हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर वो इधर मुतवज्जा हुई। जी। ज़ैनब की इजाज़त मिलने पर दरवाजे के सामने ड्राइवर मुअद्दब अंदाज में नज़रें झुकाए खड़ा हो गया। मैडम आप रेडी हो जाएं, थोड़ी देर में आपको पार्क लेकर जाना है। अशफाक इस बात पर जानी से सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैं इधर ही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। जैनी ने कुछ सेकंड के बाद कतई लहजे में पार्क जाने से साफ इनकार कर दिया। मैडम ये अजलान सर का ऑर्डर है, आप प्लीज़ रेडी हो जाए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। ड्राइवर ने अजलान का दिया हुआ ऑर्डर मुल्तजाना लहजे में जैनी के गोश गुजार कर दिया, फिर इसका कोई जवाब सुने बिना ही फ़ौरन वहाँ से चला गया। ज़ैनब अपनी भीगी पूर्णम आँखें हथेली से साफ करते हुए बादल नहास्ता बेड से उठकर फ्रेश होने चली गई। अजलान पहले से ही जानता था जैनी घर से बाहर जाने से साफ मना कर देगी, इसलिए इसने इशफाक को हदायत भी इसी अंदाज से दी थी जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। थोड़ी देर बाद वो अपने लाइट ग्रीन सूट के साथ येलो रंग दुपट्टा लेकर बिना किसी मेकअप के अपने खूबसूरत मासूमियत से पुरसादा से हुलिये में अंदरूनी हिस्से से बाहर आ गई। इसके हाथ में एक छोटा सा क्लच टाइप पर्स था। इसके पोर्च में पहुंचने की ही देर थी कि ड्राइवर ने फ़ौरन कार स्टार्ट कर दी। कार अपनी मतलूबा मंजिल की तरफ गामजन थी। पिछली सीट पर विराजमान लड़की विंड स्क्रीन के पार देखने में महव थी कि अचानक एक हिजाब में मलबूस लड़की को रोड की साइड पर तेज़ी से भागता देख वो एक पल के लिए चौंक उठी थी। दो भरी भरी जसामत वाले आदमी गैर महसूस अंदाज में भागकर इसका पीछा कर रहे थे, मगर वो अजहद घबराहट के मारे बार बार पीछे देखती मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। लड़की ने इसके पास जाकर कार स्पीड से रुकवाई और अपनी साइड का डोर खोलकर इस हिजाब वाली लड़की को जल्दी से कार में बैठने का कहा। ये सब चंद लम्हों में ही हुआ था। जल्दी चलें भाई। वो हिजाब वाली लड़की भी इसकी मदद पर बिना सोचे समझे अपनी जान इन गुंडों से बचाने के लिए इस कार में बैठ गई थी। अब वो सीट की पुश के साथ सर टिकाए गहरे गहरे सांस लेती बाकायदा हाँफ रही थी, क्योंकि मुसलसल तेज़ भागने से इसका तनफ़ुस फूल चुका था। पानी है आपके पास? इसने हिजाब में मलबूस लड़की की हालत के पेश नज़र अपने ड्राइवर से पूछा। जी मैडम, वो सीट की बैग पर ही पड़ा है। ड्राइवर के बताने पर लड़की ने जल्दी से पानी की बोतल का कवर निकालकर उसको पीने के लिए कहा, मगर वो लड़की अपने हिजाब की वजह से फ़ौरन हाथ के इशारे के साथ साथ नफ़ी में सर हिला गई। आप ऐसा करें, ये जो सामने पार्क नज़र आ रहा है आप इधर रोक दें। लड़की ने ड्राइवर को इधर कार रोकने का कहा और फिर से यही इंतज़ार करने का कहकर इस हिजाब वाली लड़की का हाथ थामे पार्क में रखे कई संगी बेंचों में से एक बेंच पर आकर बैठ गई। यहाँ आप आराम से पानी पी सकते हैं, इधर कोई भी नहीं है। इस लड़की ने तराप में निगाह घुमाकर इस बात में सर हिलाते हुए अपना हिजाब उतार कर इसके हाथ से बोतल ली और आहिस्ता आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीने लगी थी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। मुझे काफ़ी देर से शक हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मगर जैसे ही मुझे पता चला वो आदमी ज़बरदस्ती मुझे कार में बिठाने लगे थे कि मैंने वहाँ से भागकर अपनी जान छुड़वाई और आपकी मदद की वजह से मेरी जान बच गई, वरना मैं अब तक इनके हाथ लग चुकी होती। फातिमा ने दिल से इस अजनबी लड़की का शुक्रिया अदा किया था जिसने बिना किसी जान पहचान के इतनी बड़ी मदद की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी जवाबन आहिस्तगी से मुस्कुराकर धीमे अंदाज में ही बात कर रही थी। आप भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप मुझे बिला झिझक बता सकते हैं, शायद मैं इस मामले में आपकी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने इस हिजाब वाली लड़की को फ़ौरन अपनी मदद की पेशकश की, क्योंकि इसे महसूस हो गया था शायद इस लड़की को कोई हरास करने की कोशिश कर रहा था। जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? फातिमा ने अब की बार खुशदिली से मुस्कुराते हुए इस अनजान फ़रिश्ता सिर्फ लड़की का नाम पूछा। जी मेरा नाम ज़ैनब इब्राहिम है, और आपका? जैनी ने रस्मन अपना तारुफ करवाया, फिर इससे इसका नाम जानना चाहा। ईमान फातिमा। फातिमा ने अपनी मखसूस नरम मुस्कुराहट समेत नरम लहजे में इससे अपना नाम बताया। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। जैनी ने दिल से इसकी खूबसूरती की तारीफ़ की थी, जिस पर ईमान फातिमा भी हल्का सा झीमते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। आपसे एक बात पूछूं? थोड़ी देर पहले आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी, लेकिन आपके चेहरे का नूर और ये खूबसूरत मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली। आपको पता है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैंने रो रो कर सारा आसमान सर पर उठा लेना था। जैनी ने काफ़ी दिनों बाद थोड़ा हंसते हुए कहकर माहौल को लाइट करना चाहा था। ज़ैनब, जब इंसान अपना हर फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देता है ना, तो फिर वो हर हालत में बहुत जल्द मुतमिन हो जाता है। फातिमा ने अपना मखसूस शीरीन अंदाज़ अपनाया। अच्छा,
ऐसा करने से दिल को सुकून मिल जाता है। ज़ैनी का अंदाज़ थोड़ा गैर यकीनी सा लग रहा था। लेकिन आपका दिल जो हर वक्त किसी न किसी चीज़ के लिए तड़प रहा होता, फिर उसका क्या करते हैं? ज़ैनी ने इसकी पूरी बात सुनने के बाद अपने दिल में उमड़ता ज़ुम्मनी सवाल फ़ौरन फ़ातिमा से पूछ लिया। बिलफ़र्ज़ अगर हमारे शिद्दत से मांगने पर वो मतलूबा चीज़ हमें मिल भी जाए, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए ना हो, तो फिर इस चीज़ को हासिल करने का क्या फ़ायदा, जिसने बिलाखिर हमें नुकसान ही देना? उससे तो वो चीज़ हमें ना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा नहीं। फ़ातिमा ने नरम लहजे में अपनी बात कहकर हिजाब को दोबारा पिन अप करना शुरू कर दिया था। ज़ैनी फ़ातिमा की इस बात पर एक पल के लिए इसको साक़त निगाहों से देखती रह गई थी। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं आपी, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं या फिर आपका नंबर मिल सकता है? ज़ैनी ने हिचकिचाते हुए अपनी बात कही। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोबारा मिलकर। फ़ातिमा ने धीमे से मुस्कुराकर ज़ैनी के तासरात को देखा, जो इसके हाँ के जवाब में बिल्कुल बच्चों की तरह चहक उठी थी। आप यहाँ किसके साथ रहती हैं, सिंगल हैं या मैरिड? ज़ैनी ने इसके साथ साथ चलते हुए बात को तूल देने की गर्ज से सरसरी अंदाज से पूछा, जिस पर फ़ातिमा का रंग एकदम लट्ठे की मान सफ़ेद पड़ गया था और इसके बढ़ते कदम अचानक से थम गए। मगर फिर चंद ही सेकंड में वो खुद के साह पर काबू पाते हुए पूर्णम आँखों समेत इससे अपनी बात कहते हुए इससे 2 कदम आगे आगे चलने लगी थी। मैं बेवा हूँ। शादी के सवाल के जवाब में ज़ैनब फ़ातिमा के मुँह से ये अल्फाज सुनकर एक पल के लिए बर्फ़ की मान सुन्न होकर रह गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ज़ैनब ने अपने उड़ते रंगों के साथ दोबारा बात शुरू की, मगर फ़ातिमा ने बेमुश्किल इट्स ओके कहकर इसकी शर्मिंदगी कम करना चाहिए, जो इसके चेहरे पर वाज़ेह नज़र आ रही थी। अल्लाह के सिवा बाकी हर एक से अपने दिल का दर्द छुपाकर खुश दिली से मुस्कुरा देना भी एक दिलेराना काम होता है, जो सिर्फ़ आला ज़र्फ़ के लोगों की खसूसियत में शुमार होता है। हदीस मुबारका में मुस्कुराने को सदका करार दिया गया, इसलिए हमेशा मुस्कुराकर अपनी तरफ से सदक़े का हक़ अदा करते रहना चाहिए। मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, कहाँ जाना है आपको? ज़ैनब बमुश्किल हकलाते लहजे में ये अल्फाज अदा कर पाई थी। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनब, लेकिन हमारा घर इधर पास ही एक गली में है, मैं पैदल आराम से चली जाऊँगी। फ़ातिमा आहिस्तगी से मुस्कुराकर मुसाफ़ा करने के बाद सहूलत से इनकार करती इसको अक्का बक्का छोड़कर वहाँ से चली गई थी। मैं बेवा हूँ, बार बार ये अल्फाज ज़ैनी के ज़हन पर किसी हथौड़े की मांद कारी ज़रबें लगा रहे थे। न जाने कितनी देर वो वहीं बुत बनी खड़ी इस लड़की के बारे में सोचती रही थी। वो लड़की जिसके पीछे थोड़ी देर पहले कोई गुंडे लगे हुए थे, और भी पता नहीं इसे अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती होंगी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का इत्मीनान देखने के काबिल था। और मैं जिसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना है, ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे पता नहीं मुझ पर ज़िंदगी ने न जाने कितने ही जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और मेरे इर्द गिर्द ज़्यादतियों के अंबार लग चुके हैं, इसलिए हम हर चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी अब जीने के काबिल ही नहीं रही, मुझे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं मज़ीद कोई और परेशानी नहीं झेल पाऊँगी। ज़ैनी खुद से जोड़ तोड़ करने में मसरूफ़ थी, मगर ईमान भी उनको तो लातदाद आजमाइशों और परेशानियों का सामना है, फिर भी वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए जी रही हैं, और मैं यहाँ हर पल अपने लिए मरने की शिद्दत से तमन्ना कर रही हूँ। मुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये तो कभी सोचा ही नहीं, अगर अल्लाह ने मेरी किसी भलाई के लिए मुझे एक नेमत नहीं दी तो बाकी और भी तो कई नेमतें दी हैं ना, मगर मैं जो मुझे नहीं मिल रहा उसको पाने के चक्कर में खुद को मिलने वाली बाकी सारी नेमतों की भी नाशुक्री कर रही हूँ, और जो मुझे मिला है उसकी मुझे कदर नहीं है, उसका कभी अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा नहीं किया। इसे आज अपने इस बचगाना रवैये पर खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो धीमी चाल चलती हुई पार्क के बाहर आ गई, जहाँ ड्राइवर गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा इसके आने का ही इंतज़ार कर रहा था। इसके बाहर आने पर इसने जल्दी से आगे बढ़कर कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और फिर इसके बैठने के बाद कार को वापस घर के रास्तों पर डाल दिया। ज़ैनी पूरा रास्ता अपने हाथों की लकीरों को खाली खाली निगाहों से देखती रही थी। घर आने के बाद वो जल्दी से शावर लेकर फ्रेश होती कमरे से बाहर आ गई और फिर मुलाजमा के 1000 बार मना करने के बावजूद उनके साथ मिलकर किचन में कुछ ना कुछ काम करने में जुटी रही थी। फ़ातिमा से बात के बाद से वो पहले की निस्बत खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपनी आदत के मुताबिक पुरानी जॉन में लौटती नूरी आंटी के साथ हल्की फुल्की बातों में भी हिस्सा ले रही थी। कट कट कट। डायरेक्टर की आवाज़ पर अजलान अपनी हीरोइन से थोड़ा फासले पर अभी खड़ा ही हुआ था कि अचानक इसे अपने सामने अयान का हंसता मुस्कुराता हशाश बशाश चेहरा दिखाई दिया। कैसे हो यार? अजलान अयान से मुसाफा करने के बाद इसे अपने साथ लिए अपने ऑफिस में आ गया, जहाँ पर वो दोनों आकर आरामदा अंदाज में सोफ़े पर बैठ गए। अजलान ने ऑफिस बॉय के पूछने पर अपने और अयान के लिए चाय का ऑर्डर कर दिया और अब पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? सुना है काफ़ी बड़े ब्लैकमेलर का रोल अदा कर रहे हो आजकल। अजलान ने मुस्कुराते फ़ोन का दिया हुआ खिताब इसको सामने दोहरा दिया, जिस पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर ज़ोर से हंस दिया था। वैसे ये रोल कर तो बड़े दिल से रहा हूँ, देखो अब तक कब तक चलता है। अयान ने फिर वही ड्रामाई अंदाज़ अख्तियार करते हुए कहा। इतने में मुलाजिम चाय देकर वापस जा चुका था।
तुम कभी नहीं सुधर सकते। अजलान ने मसनूई तासुब से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं तो सुधर नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है मेरे भाई तुझे बहुत जल्द सुधरना पड़ेगा। अयान की ज़ूम यानी बात पर अजलान चाय का कप टेबल पर वापस रखकर इसे नासमझ अंदाज से पूछने लगा, क्या मतलब? अजलान की निगाहें इस वक्त अयान के चेहरे पर ही मरकूज़ थी। मतलब ये कि मेरे भाई, जब मैं यहाँ सेट पर आया तो तुम इस हीरोइन के जितने फासले पर खड़े थे ना। अयान के लबों से ज़्यादा इसकी आंखें शरीर अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगर वही फासला हमारी भाभी साहिबा अपने हाथों से माप लेती ना, तो समझो आज तो तुम्हारी फैंटी लगना पक्की बात थी। अयान ने इस्तज़ाइया हंसते हुए हाथ के इशारे से फासले को बाकायदा माप भी दिया। हालांकि अजलान अपनी आदत और उसूल के मुताबिक एक महदूद फासला रखकर ही अपना डायलॉग बोल रहा था, मगर अयान ने बात को मजाक का रंग देना था, इसलिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही पेश किया। अयान की बात पर अचानक अजलान को ज़ैनब का गुमसुम चेहरा अक्स की सूरत में याद आ गया। पहले वो कितना हंसती मुस्कुराती थी, और अब अजलान अभी इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाया जब कि अयान की खनकती आवाज़ ने इसे टहोका दिया। अभी से ही ख्यालों में खो गए कि कैसे फैंटी लगनी थी। अयान की इस बात पर अजलान ने इसे मसनूई गुस्से से घूरते हुए सोफे से एक कुशन उठाकर इसके सीने पर दे मारा, जिस पर वो फलक शिकाफ कहकर लगाकर हंस दिया। तभी अचानक अजलान को ज़ैनी और वलीद की लड़ाई याद आ गई, जब वो लोग आपस में लड़ रहे थे और ज़ैनब का फेंका हुआ कुशन सीधा अजलान के सीने पर जा लगा था। इस खूबसूरत पल को सोचते हुए इसके चेहरे पर फ़ौरन धीमी मुस्कुराहट रेंगी, जिस पर इसने फ़ौरन काबू पा लिया था। फिर कब आ रहे हो घर पर भाभी को लेकर? अयान चाय का सिप लेकर सरसरी अंदाज में गोया हुआ। यार अभी तो थोड़े दिनों तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द प्लान बनाऊंगा। तब तक तुम लोग डिनर का प्लान बना लो हमारे घर। इस तरह फ़ान भाई भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अजलान ने मोबाइल को हाथ में थामते अपने मखसूस संजीदा और गंभीर लहजे में जवाब दिया। ना भाई, फिर तो हमारी ना ही समझो। अगर हमारे आने पर अफान भाई ने भी इधर से चले जाना है तो फिर हम नहीं आ रहे। जब तुम्हारा टाइम लगेगा तुम्हें ही उधर आना पड़ेगा। अयान ने अजलान का पूरा प्लान सुना तो अपने आने का प्लान फ़ौरन कैंसिल कर दिया और अपने ही घर डिनर के लिए इनवाइट करने लगा। ठीक है यार, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अयान के साफ हाथ खड़े करने पर अजलान ने भी हार मानते हुए आहिस्तगी से मुस्कुराकर नफ़ी में सर झटक दिया था। चलो चलते हैं, फिर शिफा भी वेट कर रही होंगी। अयान रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए फ़ौरन अजलान से उठकर मुसाफा करने लगा, क्योंकि वो ऑफिस से सीधा यहीं सेट पर आ गया था और अब रात होने वाली थी। वो अपनी वजह से कभी भी शिफा को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाता था। हाँ ठीक है, मैं अभी बस निकलने लगा हूँ, चलो इकट्ठे ही निकलते हैं। अजलान ने भी टाइम देकर अपनी कार की चाबी खुद उठाई, क्योंकि इसने इशफाक को हर वक्त घर पर ही रुकने का कहा था, ताकि ज़ैनी को किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो वो घर पर ही मौजूद हो और वो इसके साथ आराम से चली जाए, क्योंकि वो अपने घर वालों को लेकर चंद गिने चुने लोगों पर ही भरोसा करता था। फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर अपने अपने घरों की जानब चल दिए। अजलान भले ही ज़ैनी के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से इससे सीधे मुंह कोई बात नहीं करता था, वो चुप साधे इस पर अपनी नाराज़गी का भरपूर इजहार कर रहा था, मगर फिर भी वो इसकी तबीयत के पेश नज़र खुद के तने सांप पर काबू पाते हुए पिछले कुछ दिनों से रात का खाना इसके साथ ही खा रहा था। क्या कोई खबर मिली इस लड़की की, और कितना टाइम लगाओगे तुम इसको पकड़ने में? पाशा ने अपने मखसूस उखड़ लहजे में अपने कराची के गुंडों से फातिमा के बारे में पूछा। पाशा भाई, हमने इस लड़की का पता चला लिया था। आज जब उसको अस्पताल से निकलते देखा तो इसको पकड़कर कार में बिठाने ही लगे थे कि वो इस तफैल को चकमा देकर इससे हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग गई। शहबाज ने डरते हुए आज की सारी रिपोर्ट पाशा के गोश गुजार कर दी, जिस पर पाशा का गुस्सा सवा नेज़े तक पहुँच चुका था। इस निकम्मे तफैल को तुमने उधर ही गोली क्यों नहीं मार दी? अगर मैं अभी इस वक्त कराची में होता तो आज ये मेरे हाथों ज़रूर इसने मर जाना था। कबीर पाशा की गंभीर आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंज उठी, जिस पर सामने खड़ा तुफैल डर के मारे थर थर कांपने लगा था, क्योंकि वो पाशा के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसके माथे पर फ़ौरन पसीना उभरने लगा, जिसे वो जल्दी जल्दी हाथ से साफ़ करने लगा, क्योंकि शहबाज भी अब इसको गुस्सीली निगाहों से घूर रहा था। इनका बना बनाया प्लान जो इसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब कर दिया था, इसके ज़हन पर फ़ौरन शाम का वाक़या गर्दिश करने लगा। फातिमा जब आमना बेगम की रिपोर्ट्स कलेक्ट करके अस्पताल से बाहर निकली तो सामने एक ब्लैक सिविक कार खड़ी थी और इसके आगे दो मशकूक बंदे खड़े थे, जो इस वक्त कभी मोबाइल और कभी इसको सरतापा गौर से देख रहे थे। फातिमा इनके पास से गुजरकर अपना चेहरा नीचे झुकाए वहाँ से जाने लगी थी कि तुफैल ने तेज़ लहजे में शहबाज को आवाज़ दी और ख़ुद जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। पकड़ इस लड़की को, यही है वो जिसका भाई ने बताया था। शहबाज के मुंह से भी आवाज़ निकली थी कि इसने जल्दी से फातिमा का हाथ पकड़ लिया। फातिमा इस अचानक अफ्तार पर घबरा गई। इसने आसपास देखा तो इस वक्त वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का लोग इस वक्त पार्किंग में मौजूद थे, जो इनसे काफ़ी फासले पर थे। फातिमा ने अपना पूरा जोर लगाकर अपने दूसरे हाथ से इसको धक्का दे दिया, जो इस वक्त इसको ज़बरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। तो वह इस लड़की के अचानक वार से एकदम गैर यकीनी कैफियत में गिर गया और इसी चक्कर में इसके हाथ से इसकी गिरफ्त छूट गई, क्योंकि ये लड़की इसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स निकली थी।
तुफ़ैल पकड़ इसे भाग जाएगी। वो शहबाज ने अब तुफ़ैल को धक्का खाकर थोड़ा पीछे हटते देखा तो फ़ौरन जीप से बाहर निकला और फिर इन दोनों ने आओ देखा ना ताओ फातिमा के पीछे पैदल ही दौड़ लगा दी। मगर फातिमा कोई ना कोई रास्ता बदल कर चलती मुसलसल आगे बढ़ रही थी। वो दोनों इस हिजाब में मलबूस लड़की के पीछे भाग भाग कर तकरीबन हाँफ चुके थे। तभी अचानक मेन रोड पर इस लड़की को अपने सामने देखकर इन दोनों ने इसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। मगर फातिमा इनको अपने पीछे देखकर फिर से भाग उठी थी। मगर अचानक इसके पास एक कार रुकी और वो इस कार में सवार होकर वहाँ से निकलकर इनसे कोसों दूर चली गई। वो वहीं खड़े अपना हाथ में अपना सर थामे से खुद से बहुत दूर जाता हुआ देख रहे थे। शहबाज ने तुफ़ैल को सख्त निगाहों से घूरते वहीं खड़े खड़े एक ज़ोरावर पंच इसके सीने पर दे मारा। तुफ़ैल भी अपनी इस गलती पर खुद से शर्मिंदा नज़र आ रहा था। फिर वो दोनों चलते चलते वापस इसी जगह पर आ गए जहाँ इन दोनों की कार पहले से ही खड़ी थी। ऐसे ही वो किसी के साथ थोड़ी चली जाएगी, ज़रूर कोई ना कोई तो इसकी मदद कर रहा है। कबीर पाशा की सख्त खुरदरी आवाज़ ने इसे फिर से अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जल्द अज जल्द मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, हर एक खबर मुझे पूरी तहकीक के बाद देना। नहीं तो जितना टाइम तुम लोगों ने इसकी रिपोर्ट बनाने में लगाया ना, उतने ही टाइम तक तुम लोगों को कुत्तों के पास छोड़ दूँगा रहना, फिर उनके साथ उतनी ही देर तक। अगर अपनी जान बख्शी चाहते हो तो जल्द अज जल्द मुझे इस लड़की की सारी रिपोर्ट दो ताकि मैं कोई सख्त एक्शन ले सकूं। कबीर पाशा ने तंबीही अंदाज में इनको वार्निंग दी थी। जी पाशा भाई, शहबाज ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। और हाँ, खबर पक्की होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी रिपोर्ट पर वो खबीज़ जावेद का बच्चा मुझे नीचे दिखाया। आजकल वो साला मलक साहब का काफ़ी चहेता बना फिरता है। कबीर पाशा ने गुस्सीले लहजे में कहते हुए फ़ोन खटक से बंद कर दिया। तुम्हारी वजह से अब फिर से नए सिरे से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ना तुम बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते और ना ही पाशा भाई आज हमसे इस बात पर इतना नाराज़ होते। शहबाज ने एक बार फिर तुफ़ैल को ताड़ा जिस पर वो नादम सा अपना चेहरा नीचे झुकाए फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया था। उसे एक लड़की ने हम सबको एक घन चक्कर बना रखा। अगर मेरे हाथ आ गई ना तो पाशा भाई से पहले 2-4 थप्पड़ तो ज़रूर मेरे हाथों से ही खाएगी। शहबाज गुस्से से कुर्सी को लात मारते हुए गायबाना इस लड़की पर गुस्सा निकाल रहा था जिसकी वजह से पाशा भाई ने इससे इस कदर तलख लहजे में बात की थी। कबीर पाशा अपना हर मुश्किल काम सिर्फ शहबाज से ही करवाता था क्योंकि उसने पाशा भाई का भरोसा काफ़ी मेहनत के बाद हासिल किया था और आज इस लड़की और बेवकूफ़ तुफ़ैल की वजह से वो पाशा भाई की नज़रों में गिर कर रह गया। ये बात इसे किसी तरह हज़म नहीं हो रही थी। पानी। अजलान अभी सेट से वापस आकर लाउंज में मौजूद सोफ़े पर रिलैक्स अंदाज में बैठकर आंखें मूंदे अपने सर को सीट की पुश से टिका गया। तभी से अपने बहुत करीब से किसी की हल्की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। इसने झट से पूरी आंखें खोलकर देखा तो जैनी नेवी ब्लू वेलवेट का सूट जेबतन किए नर्वस से अंदाज में पानी का ग्लास एक डिश में रखे बिल्कुल इसके सामने खड़ी थी। इसका दुपट्टा इसके शानों के गिर्द सलीके से फैला हुआ था। सिल्की बालों की चंद आवारा लटों से गिरते पानी के कतरे इसके अभी अभी शावर लेने की चुगली खा रहे थे। थैंक्स, अजलान ने बिना पलके झपकाए नरम अंदाज में कहते हुए इसके हाथ से पानी का ग्लास थाम लिया और तीन ही घूंट में सारा ग्लास खाली कर दिया। इसकी निगाहें अभी तक जैनी की झुकी निगाहों के गिर्द ही घूम रही थी। वो मकान की अंदाज में थोड़ा आगे बढ़कर खाली ग्लास टेबल पर रखने ही लगा था कि जैनी ने पानी का ग्लास इसके हाथ से थामा और फिर बिना कुछ कहे फ़ौरन वहाँ से चली गई। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? जैनी के जाने के बाद अजलान ने सवालिया अंदाज में कंधे उचकाते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ा कर कहा। आज इसने काफ़ी दिनों बाद ज़ैनब के रवैये में वाज़ह तब्दीली महसूस की थी क्योंकि सुबह इसका चेहरा फुल मुरझाया हुआ लग रहा था लेकिन अब वो किसी कमल के फूल की नन्ही कली की तरह खिल सी गई थी। अजलान सोफ़े से उठते हुए दिल ही दिल में जैनी के बारे में सोचते अपने कमरे में आकर फ्रेश होने लगा था। आज अपनी मसरूफियत की वजह से वो खुद तो दोपहर का खाना ना खा सका मगर जैनी आंटी को ज़ैनब के दोपहर के खाने का ऑर्डर देना हरगिज़ नहीं भूला था। थोड़ी देर बाद अजलान भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गया जहाँ जैनी कुर्सी पर पहले से ही बैठी इसके आने का वेट कर रही थी। जैनी बेटा कुछ और चाहिए तो बता देना। नूरी आंटी ने तमाम चीज़ें सर्व करके टेबल पर एक सरसरी निगाह दौड़ाते हुए कहा। जी आंटी। जैनी के इस बात में सर हिलाने के बाद वो और अजलान दोनों खाना शुरू कर चुके थे। नूरी आंटी आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। अजलान ने दोबारा रोटी का नवाला तोड़ते वहाँ से जाती नूरी आंटी को देखते हुए ज़रा मुस्कुरा कर कहा। अजलान को वाइट कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद थी और ऊपर से नूरी आंटी ने आज काफ़ी लजीज बनाई थी इसलिए अजलान बेहतियार नूरी आंटी की तारीफ़ किए बिना रह न सका। उसके खाने की तारीफ़ पर जैनी के एक पल के लिए अपना झुका सर उठाए इसको साकत निगाहों से देखती रह गई थी। अजलान बेटा आज खाने ज़रूर मज़े का ही होगा क्योंकि जैनी बिटिया ने बहुत प्यार से जो आपके लिए बनाया और आज की वाइट कढ़ाई में जायके के साथ साथ इसमें जैनी बिटिया का ढेर सारा प्यार भी तो शामिल है ना। नूरी आंटी ने प्यार भरी मुस्कुराहट से जैनी और अजलान की जोड़ी को एक नज़र देखते हुए कहा तो अजलान नूरी आंटी की इस बात पर हैरत के मारे चौंकते हुए जैनब को यकटुक निगाहों से देखने लगा क्योंकि इससे बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी कि आज जैनी ने स्पेशली इसके लिए खाना
बनाएगा, वो तो सुबह इसे किसी और हालत में ही घर छोड़ कर गया था। अजलान टुकटुकी बांधे जैनी को ही देखने लगा तो नूरी आंटी की ढेर सारा प्यार वाली बात सुनकर पानी पीती हुई जैनी को छू लग गया, जिस पर वो बुरी तरह खांसने लगी। खांसते खांसते इसकी आंखों में ढेरों पानी भर आया था। नूरी आंटी घबराते हुए इसकी कमर पर मुसलसल थपकी दे रही थी, क्योंकि जैनी की खांसी ही नहीं रुक रही थी। मैं आती हूँ आंटी। जैनी अजलान की निगाहों के इशारे में खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते डाइनिंग से फ़ौरन उठकर चली गई थी। इससे शर्म के मारे सर ऊपर ही नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए अपने मुंह पर हाथ रख खांसते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई। आप खाओ बेटे, मैं अभी उनको कफ सिरप देकर आती हूँ। अजलान अब उठकर ज़ैनब के पीछे जाने लगा तो नूरी आंटी की बात सुनकर वहीं बैठ गया। वो अच्छी तरह जानता था जैनी इसकी नज़रों से ही कंफ्यूज होकर यहाँ से गई, इसलिए इसने फ़ौरन इसके पीछे जाने का इरादा तर्क कर दिया। हाँ, खाने में ढेर सारा प्यार, ये नूरी आंटी भी ना हद करती है। नूरी आंटी की बात के बारे में सोचते हुए जैनी की हालत याद करके इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने